डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है भारत में मुद्रा आपूर्ति। जैसा आप जानते हैं कि ये अपने पिछले लेक्चर में भी मुद्रा आपूर्ति को लेकर के चर्चा करी थी और हमने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि मुद्रा आपूर्ति क्या है, उसे कौन रेगुलेट करता है, ये किसका दायित्व है, सरकार का इसमें क्या भूमिका है, आदि आदि। आज हम उसी टॉपिक पर आगे चर्चा करने वाले हैं और मुद्रा आपूर्ति से जुड़ी हुई जो चार अवधारणाएं हैं उन चार अवधारणाओं को पुनः स्पष्ट करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने जो अवधारणा की परिभाषा दी वो थोड़ा विस्तृत थी और समझने में भी थोड़ा क्लिष्ट थी। आज हम उसको और अधिक स्पष्ट करते हुए चर्चा करेंगे कि मुद्रा आपूर्ति क्या है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है और भारत सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक की इसमें क्या भूमिका है, आदि आदि। तो जैसा आप जानते हैं कि मुद्रा आपूर्ति मोटे तौर पे भारत में रिजर्व बैंक का कार्य है। ये सरकार के निर्देश पर रिजर्व बैंक करता है और रिजर्व बैंक का दायित्व है कि देश में मुद्रा आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे, मुद्रा की कमी ना रहे और कटे फटे नोट हैं वो चलन में ना रहें, उनको यथाशीघ्र उनको बदल करके नए नोट जारी किए जाएं और मुद्रा आपूर्ति का जो चक्र है वो सुनिश्चित बना रहे, वो संतुलित बना रहे। इसके लिए रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति की मोटे तौर पे 5 अवधारणाओं के साथ काम करता है। हालांकि अवधारणाएं 4 ही हैं, लेकिन यहाँ M0 को शामिल करेंगे तो 5 अवधारणाएं हो जाती हैं और यह वर्गीकरण सरकार के द्वारा यानी रिजर्व बैंक के द्वारा अप्रैल 1977 में इसलिए किया गया था ताकि देश में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाओं के आधार पर पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके और बहुत क्लैरिटी रहे, समझने में, पढ़ने में और बताने में आसानी रहे। इसलिए इसको रिजर्व बैंक ने 4 कैटेगरीज बना दी, M1, M2, M3, M4। इस तरह से देश में जो मुद्रा की आपूर्ति है वो इन 4 श्रेणियों के आधार पर पढ़ी जाती है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति करना केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है। और मुद्रा आपूर्ति का, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा करी थी, अर्थ है कि देश के लोगों के बीच जो मुद्रा चलन में है, जितना मुद्रा प्रचलन में है, उसको मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। यहाँ इन चारों अवधारणाओं को समझने के लिए आवश्यक है कि हम एक एक करके इनका अध्ययन करें, जिसमें पहली अवधारणा है M0। M0 को रिजर्व मनी कहा गया है। इसे हाई पावर्ड मनी भी कह देते हैं, इसे मौद्रिक आधार या आधार धन आदि के रूप में भी जाना जाता है। यानी M0 का मतलब है रिजर्व मनी, और ये रिजर्व मनी केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा आपूर्ति के लिए काम में लेता है। M0 का तात्पर्य क्या है? M0 का तात्पर्य है देश में प्रचलन में जो मुद्रा है उसमें आरबीआई के पास जो बैंकर्स का डिपॉजिट है उसको जोड़ेंगे और उसके साथ साथ आरबीआई के पास जो अन्य दूसरी डिपॉजिट्स होती हैं उनको जोड़ करके M0 ज्ञात किया जाता है। यानी M0 का मतलब प्रचलन में जो मुद्रा है वह, प्लस आरबीआई के पास जो बैंकर्स के डिपॉजिट्स हैं वे, प्लस आरबीआई के पास उन डिपॉजिट्स के अलावा जो डिपॉजिट्स हैं इन सब को जोड़ करके इसे M0 का नाम दिया गया है। M0 को रिजर्व मनी कहा गया है। इसके बाद दूसरा है M1, जिसको नैरो मनी के रूप में या संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसको परिभाषित करने के लिए रिजर्व बैंक ने इसका वर्गीकरण करते हुए बताया कि M1 में देश में जो प्रचलन में मुद्रा है वह, प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वे, प्लस आरबीआई के पास जो अन्य डिपॉजिट्स हैं वे इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अर्थात M1 जिसे नैरो मनी कहा जाता है उसमें प्रचलन में जो मुद्रा की मात्रा है देश में, उसमें यदि
बैंकिंग प्रणाली के पास जो करंट डिपॉजिट्स हैं और जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, प्लस आरबीआई के पास जो अन्य डिपॉजिट्स हैं, वो जोड़ने के बाद M1 प्राप्त होता है, जिसे नैरो मनी कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अवधारणा M2। M2 का तात्पर्य है, यदि M1 में हम डाकघरों से प्राप्त जो बचत बैंकों की जमाएं हैं वो जोड़ दें, यानी जो नैरो मनी में डाकघर बचत बैंक की बचत जमाएं जोड़ने से M2 प्राप्त होता है। इस तरह से अगली अवधारणा है M3। M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। ब्रॉड मनी का तात्पर्य विस्तृत मुद्रा। M3 ज्ञात करने के लिए M1 जो कि नैरो मनी कही गई है, उसमें यदि बैंकिंग प्रणाली के साथ जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो इसमें जोड़ दी जाती है तो इसे M3 का नाम दिया जाता है। और अंतिम अवधारणा है M4, जिसको ज्ञात करने के लिए M3 में डाकघर बचत बैंकों के पास सभी प्रकार के जो डिपॉजिट्स हैं, सभी प्रकार की जो जमाएं हैं, वो जोड़ते हुए M4 ज्ञात किया जाता है। इस तरह से मुद्रा आपूर्ति की ये अवधारणाएं हैं और इन्हीं के आधार पर देश में मुद्रा आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। ये वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने 1977 में देश में मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करने, व्यवस्थित करने के लिए किया था। अब हम बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह से देश में मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा आपूर्ति करने की जिम्मेवारी मुद्रा रिजर्व बैंक की ही है। यानी रिजर्व बैंक का दायित्व है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे, और इसके लिए एक तरफ रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता है। मुद्रा जारी करने का जो प्रणाली है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि मुद्रा प्रणाली में रिजर्व बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा कौन कौन से सिक्के और नोट जारी किए जाते हैं। तो वर्तमान में भारत में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए जा रहे हैं, और ये सिक्के सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो करेंसी है, जिसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये, क्योंकि अब 1000 का नोट बंद कर दिया गया है, इसलिए 2000 रुपये के नोट हैं, ये रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें बैंक नोट कहा जाता है। छोटे नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया है। इस तरह से ये मोटे तौर पर नोटों और सिक्कों की जारी करने की जो अथॉरिटी है उसकी बात हुई। अब हम देखते हैं कि भारत में मुद्रा के प्रबंधन को लेकर के सरकार या रिजर्व बैंक क्या करता है। जैसा मैंने पहले कहा कि रिजर्व बैंक की भूमिका है कि वह देश में नोटों की आपूर्ति को सुनिश्चित करे, व्यवस्थित करे, और इसके लिए रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर मुद्रा प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार दिए हुए हैं। उसकी भूमिका तय की हुई है कि वह देश में मुद्रा आपूर्ति की कमी न होने दे, संतुलित और व्यवस्थित रखे। इसके लिए भारत सरकार रिजर्व बैंक की सलाह पर जारी किए जाने वाले विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों के संबंध में निर्णय लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक सुरक्षा विशेषताओं सहित बैंक नोटों की डिजाइनिंग तैयार करने में सरकार के साथ समन्वय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक नोटों की मूल्य वर्गवार संभावित आवश्यकता को आकलन करता है, और आकलन करने के बाद उन्हें जारी करने, उन्हें उनका छपाई करने से संबंधित अपना मांग पत्र सरकार को प्रस्तुत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का उद्देश्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता के नोट प्रदान करना है। इसके लिए
संचलन से वापस प्राप्त होने वाले बैंक नोटों की जांच की जाती है, यानी कटे फटे नोटों को छटाई की जाती है और उन्हें पुनः जारी कर मुद्रा प्रणाली या मुद्रा आपूर्ति साइकिल में वापस डाला जाता है, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी के नोट उपलब्ध करवाए जा सकें और नोटों की गुणवत्ता बनी रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा इसमें सरकार की मुद्रा प्रबंधन में क्या भूमिका है, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 25 के अनुसार रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा बैंक नोटों की डिजाइन को अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यानी सरकार की भूमिका को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। समय समय पर यथा संशोधित सिक्काकरण अधिनियम 2011 के आधार पर सिक्काकरण का दायित्व भारत सरकार का है। भारत सरकार विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों के डिजाइन और ढलाई का कार्य करती है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरह से नए नोटों पर मुद्रित किए जाने वाले जो अंक हैं उनको लेकर के भारत सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्णय लेती है। नोटों का डिजाइन कैसा होगा, इस पे सरकार रिजर्व बैंक की सलाह से निर्णय लेती है। उस पर कौन से अंक होंगे। जब नए डिजाइन के नोट निकाले जाते हैं तब पुराने डिजाइन के नोटों को सरकार संचालन से धीरे धीरे बाहर करती है। आमतौर पर कुछ समय के लिए पुराने और नए दोनों डिजाइन के नोट एक साथ चलते हैं। उसके बाद पुराने डिजाइन के नोटों को आहिस्ता आहिस्ता संचलन से बाहर कर दिया जाता है और इस तरह से सरकार की भूमिका भारतीय मुद्रा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक इन नोटों की डिजाइनिंग, उनके मुद्रण और के अलावा उसके दूसरे जो रूप हैं मुद्रा के, उन पर भी कार्य करता है। यानी मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों की मात्रा और मूल्यों का निर्धारण करने के लिए रिजर्व बैंक मांग की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष नोटों की मात्रा और मूल्य तय करता है, सरकार को बताता है और सरकार से परामर्श करता है, परामर्श करके उसको अंतिम रूप देता है। और इस तरह से मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों की मात्रा मोटे तौर पर बैंक नोटों की मांग को पूरा करने की आवश्यकता, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, संचलन से गंदे नोटों को निकालना, उनकी जगह नए नोट रिप्लेस करना और इस तरह से आरक्षित स्टॉक संबंधी अपेक्षाओं आदि पर निर्भर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ढाले जाने वाले नोटों को लेकर के एक तरफ रिजर्व बैंक सरकार की सलाह लेता है, वहीं ये रिजर्व बैंक का दायित्व है कि वह इन नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित बना के रखे। अब बात आती है कि रिजर्व बैंक जनता तक करेंसी को कैसे पहुंचाता है। क्योंकि वर्तमान में रिजर्व बैंक देश में जो 4 मुद्रण प्रेसेज हैं, इनमें एक है नासिक में, दूसरी देवास, तीसरी मैसूर और चौथी सालबोनी में स्थित है। इन चारों मुद्रण प्रेसों में सिक्कों की ढलाई और नोटों का मुद्रण करवाता है। वहीं इसके अलावा सिक्कों की ढलाई के लिए मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में 4 टकसालें स्थापित की हुई हैं। उन टकसालों के मार्फत इनका ढलाई की जाती है। अब बात आती है कि रिजर्व बैंक जनता तक करेंसी को कैसे पहुंचाती है। वर्तमान में रिजर्व बैंक अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित अपने 19 निर्गम कार्यालयों और कोच्चि कार्यालय की एक मुद्रा तिजोरी के साथ मुद्रा तिजोरियों के व्यापक रूप से फैले नेटवर्क के माध्यम से मुद्रा प्रबंधन का कार्य कर रहा है। यानी देश भर में ये 19 निर्गम कार्यालय स्थापित किए हुए हैं। इन कार्यालयों से वह मुद्रा आपूर्ति के प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।
ये कार्यालय बैंक नोट मुद्रण प्रेसों से नए नोट प्राप्त करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय वाणिज्यिक बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं को नए बैंक नोटों का प्रेषण भेजते हैं और इस तरह से देश में मुद्रा की आपूर्ति और उसका प्रबंधन किया जाता है। अब बात आती है कि रिजर्व बैंक हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली स्थित रिजर्व बैंक के कार्यालय सर्वप्रथम टकसालों से सिक्के प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये कार्यालय रिजर्व बैंक के अन्य कार्यालयों को सिक्के भेजते हैं, जो उन्हें मुद्रा तिजोरियों और छोटे सिक्का डिब्बों को भेजते हैं। बैंक नोट और रुपए सिक्के मुद्रा तिजोरियों तथा छोटे सिक्कों छोटे सिक्का डिब्बों में रखे जाते हैं। यानी जो बैंक नोट होते हैं वो प्लस जो रुपए और सिक्के मुद्रा तिजोरियों तथा छोटे सिक्के छोटे सिक्का डिब्बों में रखने का प्रावधान किया हुआ है। इसके बाद जनता में वितरण हेतु बैंक की शाखाएं उन नोटों और सिक्कों को मुद्रा तिजोरी और छोटे सिक्का डिब्बों से प्राप्त करते हैं और वो आगे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। ये है मुद्रा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आयाम। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी टॉपिक को आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।